Namaskar, I am Srijan Rajput. It gives me immense pleasure to welcome you all to the first day of our 5-day, 5-hour online training program on exploring deaf blindness, empowering society. बधिर अंधता का अन्वेषण और समाज का सशक्तिकरण 5 दिवसीय 5 घंटे की ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला को आपके लिए लाइव आयोजित किया गया है CIET NCERT, साथ ही हमें सहयोग मिल रहा है यहाँ पर सेंस इंटरनेशनल इंडिया का इस पूरी श्रृंखला को आयोजित करने में। श्रृंखला 29 जून यानी आज के दिन से आरंभ होकर 3 जुलाई यानी 5 दिनों तक चलने वाली है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। आइए सबसे पहले इनसे आप सभी को अवगत कराते हैं। जी हाँ, इस सत्र में इन 5 दिनों में हम जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे डेफ ब्लाइंडनेस को, समझेंगे, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन थ्रू टेक्टाइल साइनिंग को भी जानेंगे और अपनी समझ को विकसित करेंगे। साथ ही वी प्रमोट सेल्फ रिलायंस थ्रू लाइफ स्किल्स एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ AI, लर्न अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सपोर्ट सर्विसेज। जी हाँ, इन सभी विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं। इस सत्र को आप सभी के लिए लाइव प्रसारित किया जा रहा है ISL चैनल नंबर 31 पर और साथ ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल, DTH ISL चैनल नंबर 31 यूट्यूब चैनल और साथ ही NCERT इवेंट्स यूट्यूब चैनल पर लाइव। इस सत्र को और समावेशी बनाने के लिए, अपनी समझ के दायरे को विकसित करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स मिस अनुष्का और मिस्टर देव। इनका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही अब अपने दर्शकों को बता दें, यदि इस विषय से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इन विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हमारा IVRS नंबर नोट कीजिए जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। नंबर है 8800440559। इन सत्रों से संबंधित अपने प्रश्न और अपने सुझाव आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके लिए मेल ID आपकी स्क्रीन पर है dai.ie@ciet.nic.in। आज श्रृंखला का डे 1 है। हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेफ ब्लाइंडनेस बिल्डिंग फाउंडेशन विषय को लेकर। आज के दिन के संबंधित हम कुछ विशेष आपको बताना चाहेंगे। हम यहाँ मना रहे हैं डेफ ब्लाइंडनेस अवेयरनेस वीक एंड हेलन केलर डे अवेयरनेस वीक। हेलन केलर, जिनका जन्म 27 जून को हुआ था, अ वुमेन हु ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, रिजिलियंस एंड ह्यूमन पोटेंशियल। शी लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 19 months। Very well said. Alone we can do so little, together we can do so much. शायद अकेले हम उतना नहीं जीत पाते जितना सबके साथ के साथ जीत पाते हैं। With the support of her teacher Annie Sullivan, she became an author, activist, lecturer and a global symbol of courage and determination. Her life reminds us that disability does not define limitations, rather society's attitude and opportunities shape possibilities. हर किसी को वो समान अवसर मिलने चाहिए जिनके ज़रिए विकास संभव है। तो चलिए अब इस सत्र को आरंभ करते हैं और अपने एक्सपर्ट से आप सभी का परिचय कराते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उत्तम कुमार जो कि CEO हैं सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं मिस संपदा शेवदे मैम, डायरेक्टर हैं एजुकेशन एंड रिसर्च सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। मैम नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अपने सत्र से जुड़े सभी दर्शकों को बता दें कि आप हमारे साथ पंजीकृत हो जाइए, यानी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हमें मिल भी चुके हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ हमें मिली हैं और उन सभी क्वेरीज़ को आज हम अपने सत्र में शामिल भी करेंगे। और साथ ही चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वे भी रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आज रात तक की। जी हाँ, तो रजिस्टर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए इस श्रृंखला को, इस विषय को जानने के लिए। तो चलिए हम इस विषय को जानना शुरू करते हैं और डॉक्टर उत्तम के पास चलते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू बिगिन दिस।
many of our viewers may be hearing this term for the first time. What exactly is deaf blindness and how is it difficult, or we can say different, from having only a hearing impairment or only a visual impairment? तो किस तरह से डेफ ब्लाइंडनेस को हम समझ सकते हैं और ये भिन्न है जो केवल व्यक्ति सुन सकता है, जो केवल व्यक्ति देख सकता है? डॉक्टर उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें मौका दिया डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा हेलन केलर के बारे में कि उनकी जन्म शताब्दी को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 27 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस भी डिक्लेयर किया है। और ये दूसरा साल है, उन्हें पिछले साल ही इसकी शुरुआत हुई है। और हम सब जितने भी डेफ ब्लाइंड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम जो काम करते हैं, इस मौके को हम उपयोग करते हैं ताकि हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर सकें। जी Coming back to the question you asked, ma'am, about deaf blindness, so it's a combination of two sensory disability, deafness and blindness. और ये जब दो विकलांगता एक साथ आती है तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमारे कम्युनिकेशन पे, हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग एबिलिटीज़ पे, हमारी मोबिलिटी पे, जो जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं, उसका इसका इसका बहुत प्रभाव पड़ता है इन दोनों विकलांगताओं का। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि रिसर्च के हिसाब से जो 95% इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, या जो हम सीखते हैं अपने आसपास से, अपने लोगों से, वो 95% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हियरिंग और विजन का होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा विजन का होता है, ऑलमोस्ट 80-83% जैसा जो कंट्रीब्यूशन है वो विजन से आता है। तो समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ये दोनों विकलांगताएं हैं और एक जो बच्चा या व्यक्ति जिनको कि न देखने में जो देखने में इनको समस्या हो रही है या सुनने में समस्या हो रही है, और 95% इंफॉर्मेशन उनको इन्वायरमेंट से नहीं मिल रहा है, वो किस ढंग से अपने आप को महसूस करेंगे, वो कैसे उनकी लर्निंग होगी, कैसे उनकी कम्युनिकेशन होगी। एंड दैट्स व्हाई से कि डेफ ब्लाइंडनेस इज अ वेरी वेरी यूनिक डिसेबिलिटी। ये बहुत ही भिन्न है एक व्यक्ति जो कि या तो सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड है या जो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, का जो क्लासरूम होता है उसमें ज़्यादातर जो टीचिंग होती है और जो सिखाने की पद्धति होती है वो वर्बल होती है, उनको बोल करके सब कुछ एक्सप्लेन करके उनको बताया जाता है। और जो स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए होते हैं उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो विजुअल होती हैं, वो दिखा के होती हैं। अब एक व्यक्ति, एक बच्चा जो कि डेफ ब्लाइंड है, जिनको न कि दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है ठीक से, अगर वो एक ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं, वहां पर तो उन्हें बोल के मना कर दिया जाता है कि भाई आपका बच्चा, हम तो सब कुछ बोल के बताते हैं और आपका बच्चा सुन नहीं सकता, तो हम इसको कैसे हम पढ़ाएं। और सिमिलरली जब वो स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड में जाता है, वहां पर सब चुकी चीजें सब दिखा के होती हैं और बोलते हैं आपका बच्चा देख नहीं सकता, हम आपको कैसे, हम इस बच्चे को हम कैसे अपने क्लासरूम में दाखिल लें। सो ये दोनों जगह पे उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाती। सो इसीलिए जो आपका सवाल है कि ये कैसे भिन्न है सिर्फ जस्ट हैविंग विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये जो विकलांगता है ना मैम, वो 1+1 2 नहीं है, ये 1 and 1 कमिंग टुगेदर मेक्स 11। सो इस ढंग से जो इनके जो दो डिसेबिलिटीज कमिंग टुगेदर, इट एक्चुअली एम्पलीफाई द डिफिकल्टीज द पर्सन फेस। Having said that, I also want to bring to the notice of all the participants that डेफ ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे बिल्कुल नहीं देख सकते या बिल्कुल नहीं सुन सकते जी। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी कि हम बोलते हैं रेसिडुअल विजन एंड रेसिडुअल हियरिंग, जिसमें कि कुछ क्षमता देखने की और कुछ क्षमता सुनने की भी हो सकती है। इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं कि रेंज ऑफ डिसेबिलिटी है, एक स्पेक्ट्रम है डेफ ब्लाइंडनेस।
जिसमें कि आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जिसको कि बिल्कुल दिखाई न दे है, जी। और या एक व्यक्ति ऐसा मिल सकता है कि जो थोड़ा तो देख सकता है बट बिल्कुल नहीं सुन सकता। हम्म। या फिर ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनको कि थोड़ी सुनाई देती है, थोड़ी दिखाई देती है। और इस कॉम्बिनेशन, और एक तो कॉम्बिनेशन है ही जो हम सब लोग गेस कर पा रहे हैं कि जिसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे सकता, तो ये चार कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है ही। इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे भी होते हैं कि देखने में या फिर अगर किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं तो बोलेंगे नहीं जी, इनका आंख तो बिल्कुल सही है और इनके कान भी बिल्कुल सही है, बट देन दे आर नॉट एबल टू यूज इट फॉर डेली पर्पस। चाहे वो ब्रेन प्रोसेसिंग के से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड इशू हो, या कुछ भी इशू हो, बट वो उसको यूज नहीं कर पाते। सो वी कॉल देम एज फंक्शनल डेफलाइन, कि सब कुछ by organ no issue, but by function there are issues. सो इस ढंग से हम इसलिए बोलते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस एक बहुत ही यूनिक डिसेबिलिटी है और कोई भी बच्चा एक समान नहीं है। जी। हम्म। सर, हमारे पास हमारे एक रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति का एक सवाल आया है। ये शिवानी है दिल्ली से, और ये जानना चाहती हैं कि क्या रेशियो है हमारे देश में डेफ ब्लाइंड लोगों का, और क्या प्रतिशत है, इस पर जानकारी दें। डॉक्टर उत्तम। तो 2016 से पहले जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। सो 2016 से पहले हम लोग जब डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते थे या बधिरता के बारे में जब बात करते थे, तो इसका कोई रिकॉग्निशन गवर्नमेंट पॉलिसीज में या गवर्नमेंट के एक्ट में नहीं था। सो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 डिड नॉट रिकॉग्नाइज डेफ ब्लाइंडनेस। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में डेफ ब्लाइंडनेस अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। सो ऑब्वियसली चूंकि ये गवर्नमेंट के एक्ट में स्कीम्स में नहीं थे, तो सेंसस ने कभी इसका डेटा भी कैप्चर नहीं किया। पर चूंकि सेंस इंटरनेशनल इंडिया पिछले 30 वर्षों से हम लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस है, जहाँ जो हम सर्वे के लिए जब जाते हैं, तो हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर हम 10,000 पॉपुलेशन देखें तो उसमें करीब 4 लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनको कि ये विकलांगता है। सो इट्स अ लो इंसिडेंस डिसेबिलिटी, एंड उसमें फिर होता है कि करीब सो इट बिकम्स लाइक 0.04%। सो अगर हम अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो इट वुड बी अराउंड 5.5 लाख पीपल विद डेफ ब्लाइंडनेस अक्रॉस द कंट्री। और चूंकि अब डेफ ब्लाइंडनेस डिसेबिलिटी एक्ट में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इसका इंक्लूजन हो गया है और अभी सेंसस की प्रक्रिया भी चालू हो गई है, हमारा ऐसा रिक्वेस्ट और हमारा ऐसा अनुमान भी होगा कि सरकार इस बार जब सेंसस में इसको डेफ ब्लाइंडनेस को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास एक डेफिनेट नंबर होगा। जी। बट अभी जो है वो हमारे पास एक एस्टिमेशन। सर, एक प्रश्न और लेना चाहेंगे। ये हिना खान है दिल्ली से, और ये जानना चाहती हैं कि कोई व्यक्ति डेफ ब्लाइंड है और कितने % चांस है, या ये क्या स्थिति है जिसमें वे कंप्लीटली या तो साउंड या विजन उसका नहीं है। और एक प्रश्न जो मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, क्या उनके शब्दों का, उस व्यक्ति विशेष के शब्दों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए वे अपनी भावना बोल कर या व्यक्त भी नहीं कर पाता है। तो मैम, इसका जो सवाल है ना, एक बार हम अगर हम इसमें देख लें कि कॉजेज क्या हैं, उसमें जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे, जेनेटिक इश्यूज और ये सब के बारे में। जी। और उस सवाल में ही एक जवाब छुपा हुआ है कि चूंकि वो सुन नहीं सकते, तो उनकी जो भाषाई विकास है, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता। सो जी। उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो फिर चला जाता है, वो टेक्टाइल मोड में होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि साइन लैंग्वेज यूज कर पाते हैं, कुछ है जो जेस्चर यूज करते हैं, जिसके बारे में संपदा बात करेंगी जी। डिटेल में कि किस ढंग से कम्युनिकेशन होता है। या फिर हमारे जो भी 5 दिन का जो सेशन है उसमें भी कम्युनिकेशन के ऊपर में एक हमारा कल का ही सेशन कम्युनिकेशन के ऊपर में फोकस है। जी। तो डेफिनेटली जो हमारे
रिसोर्स पर्सन होंगे वो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर आ, यहाँ डॉक्टर उत्तम आपसे जानना चाहेंगे अगली बात कि क्या टाइप्स हैं, क्या लेवल्स हैं डेफ ब्लाइंडनेस के, और क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे कि किसी व्यक्ति को डेफ ब्लाइंडनेस दोनों ही स्थिति एक साथ हो जाती है? तो डेफ ब्लाइंडनेस को जब समझने की बात आती है तो हमें दो चीजें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो है कि ये एक दो तरीके से देखते हैं। एक तो कॉन्जेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस जो कि जन्मजात कोई बच्चा पैदा हुआ उनको शुरुआत से ही देखने और सुनने की समस्या है, तो उन्हें हम कॉन्जेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं। एक दूसरी एक कंडीशन होती है जो कि एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस, जिसमें कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें उन्हें देखने या सुनने की समस्या तो नहीं होती। शायद देखने की समस्या हो बट सुनने की समस्या ना हो, या फिर सुनने की समस्या हो बट देखने की समस्या ना हो। बट जैसे जैसे वो विकास होता है उनके वो बड़े होते हैं, उन्हें जो एडिशनल डिसेबिलिटी है चाहे वो देखने या सुनने की वो भी साथ में ऐड हो जाता है। या फिर देखने और सुनने, जन्म के समय ना तो देखने की समस्या थी ना सुनने की समस्या थी, बट जब बड़े हुए तो उन्हें देखने की भी समस्या शुरू हो गई और सुनने की भी समस्या शुरू हो गई। सो इसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं। डिसेबिलिटी इन जनरल में हम सब प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल कॉजेज की हम बात करते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का इशू हो गया या रुबेल कोई इन्फेक्शंस हो गए। सो वो एक चीज़ तो होती है। देन देर आर सम जेनेटिक कंडीशंस, देन देर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू डिलीवरी इटसेल्फ। सो अगर हम उसके बारे में अगर हम बात करें कॉजेस के बारे में मैम, तो एक तो मेजर हमारा एक इन्फेक्शन है वो है रूबेला। और काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उसमें एक रूबेला एक इन्फेक्शन है जिसको जर्मन मिजल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसमें अगर प्रेग्नेंट मदर, अगर उन्हें ये इन्फेक्शन होता है या रूबेला से अगर वो कांटेक्ट करती हैं तो जो fetus अंदर में डेवलप हो रहा है उनके गर्भ में, उनमें उनमें कुछ इश्यूज हो सकती हैं। ठीक डिपेंड है। करता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में वो इन्फेक्शन हुआ है और उसका उसी हिसाब से उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो ऐसा हमें समझ में आया है कि तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली जब इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की सिवियरिटी अगर ज़्यादा होती है तो शायद वो उसमें एबॉर्शन वगैरह भी हो सकते हैं। बट अगर बच्चा सरवाइव कर जाता है तो उनमें चूंकि उस टाइम पे ऑर्गन्स फॉर्मेशन होते हैं तो काफ़ी सारे ऑर्गन की डिफॉर्मिटीज हो सकती है, उसमें इश्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो इन्फेक्शन होता है तो उसके प्रभाव अलग होंगे, क्योंकि उसमें ऑर्गन डेवलपमेंट, बेसिक ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुका होता है। एंड देन जो बेसिकली स्किन की इश्यूज और वो सब जो होते हैं उसमें हो रहा था, मैच्योरिटी हो रही होती है फिटस का, तो उससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर के अपने इश्यूज होते हैं। सो डिपेंडिंग कि कौन से ट्राइमेस्टर में वो रूबेला इन्फेक्शन हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग उसके प्रभाव होते हैं। बट देन हैविंग सेड दैट, सेंसरी मतलब उसमें आप देखेंगे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट इश्यूज यूजुअली आपको देखने को मिल जाएंगे। आई इन्फेक्शन, बहुत ही पुअर इम्यूनिटी रूबेला वाले बच्चों में हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रीमेच्योरिटी इज अनदर रीज़न, क्योंकि अगर बच्चे का ग्रोथ जो फिटनेस है उसका अगर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ और फिर भी डिलीवरी हो गई तो कई बार होता है कि हमें उन्हें इनक्यूबेटर में रखना पड़ता है। अब इनक्यूबेटर तो हर, आप बड़े अस्पताल देखें, छोटे अस्पताल देखें, हर जगह आपको इनक्यूबेटर का यूज होता है। तो उसका जो यूजेज है, उसके जो कंट्रोल करना बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन का ज़्यादा ओवर सप्लाई और अंडर सप्लाई बोथ कैन हार्म द बेबी। जी। अंडर सप्लाई डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट, हम सबको समझ में आता है कि ब्रेन तक अगर अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसमें इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। बट ओवर सप्लाईज में काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारा जो रेटिना है, अब रेटिना का जो ग्रोथ होता है हमारे आई में, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं। ओवर सप्लाई जो है वो
रेटिना का वेट बढ़ा देता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो मसल्स उन्हें सपोर्ट करती है रेटिना को, वो उसे सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाती है और रेटिना कोलैप्स कर देती है। सो रेटिना में डैमेज होना और इस तरह से होना, वो प्रीमेच्योरिटी के कारण हमने देखा है कि उसमें इंक्यूबेशन रिलेटेड इश्यूज में वो होते हैं। हमने इन्फेक्शंस की बात की, रूबेला के बारे में बात की, एंड देन हम सब अ, जानते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में, टोक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। सो इस तरह की जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको इम्पैक्ट करते हैं डेफ ब्लाइंड बच्चों को। देन देर आर सम जेनेटिक कंडीशंस, तो उसमें जो सबसे प्राइमरी जो जेनेटिक कंडीशन होती है वो एक अशर सिंड्रोम है। अब अशर सिंड्रोम में यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे उसमें 3 तरह के होते हैं, बट मोस्टली जो कॉमन होता है कि हम्म। बच्चे यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर लेवल हियरिंग डिसेबिलिटी के साथ में उनका जन्म होता है। बट हम्म। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मोस्टली आफ्टर 10 years 12 years ऑफ एज, उनको विजन रिलेटेड इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इनफैक्ट जितने भी स्कूल्स हैं हियरिंग इम्पेयर्ड का, वहाँ पर विजन रिलेटेड टेस्ट हमेशा होते रहने चाहिए, जल्दी जल्दी होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा कोई अगर जिन्हें हमें पता चल जाता है कि उनका विजन जाने वाला है, तो हम उन्हें फिर पहले से हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं या स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं। सो अशर सिंड्रोम एक वो है। दूसरा एक जेनेटिक और हम्म। इश्यूज बोल सकते हैं, वो एक चार्ज सिंड्रोम है, जिसमें कि अ, 5 अलग-अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक ही बच्चे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तो इशू होता है वो कोलोबोमा, देन हार्ट रिलेटेड इश्यूज, नेजल रिलेटेड इश्यूज उसमें होते हैं, ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाता है, जेनाइटल इश्यूज हो सकते हैं, और ईयर रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं। सो ये अलग अलग कंडीशंस होते हैं, जिसमें ये 6 कंडीशंस है, जिसका एक कॉम्बिनेशन है 4 सिंड्रोम। हम्म। जी। देन इलनेस एंड ट्रॉमा, बेसिकली हम सबको पता है कि अगर डिलीवरी के समय में अगर सही ढंग से बेबी को हैंडल नहीं किया गया, तो इट कैन डैमेज द ब्रेन, इट कैन डैमेज स्कल एंड ऑल दोज इश्यूज दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ। हम्म। राइट। सर, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत से दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं में से एक दर्शक हैं हमारे नीतीश, जो कि यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत बेहतरीन इन्होंने बात कही है। ये कहते हैं, डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी, विद द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो बिल्कुल समाज को सशक्त करके हम भी इस मुख्य धारा में इन सभी बच्चों को, इन सभी प्रभावित व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं और प्रयास किए जा सकते हैं, सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर उत्तम ने इस विषय पर हमें ये जानकारी दी। सर, हालांकि हम अपने आने वाले दिनों में इस बात को और बेहतर तरीके से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये व्यक्ति जो डेफ ब्लाइंड है, इसकी मानसिक स्थिति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। क्या ये व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहे होते हैं, या फिर हमें ही इन्हें समझने में इतनी तकलीफ़ आ रही होती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? ये क्या स्थिति है? देखिए, इसको 2 तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हुँ। एक तो कम्युनिकेशन इश्यूज, या इसको स्किल डेफिसिट कह सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव वो है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है उनका मानसिक स्वास्थ्य। सो हुँ, हुँ। 2 तरीके से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अ, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे डेफ ब्लाइंड बच्चे होते हैं और पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है, या टीचर्स वहाँ पे ट्रेन टीचर्स नहीं है, तो जो एक स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि कम्युनिकेशन इज़ एन इशू। और अगर आपने सही ढंग से उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी है कि अपनी ज़रूरतों को कैसे जी, कम्युनिकेट किया जाए, कैसे बिल्कुल। बताया हुँ, जाए, हुँ। तो वो हर एक माध्यम यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ। अब मान लीजिए, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर एक व्यक्ति हुँ। एक बच्चा अगर क्लासरूम में बैठा हुआ है और वो उसे कुछ ज़रूरत है, अगर और वो अपने तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट जो आसपास के लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हुँ। हैं,
और उसे कोई अटेंशन नहीं मिला, उसकी जो नीड है उसको कोई उसको बताया नहीं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। पर सडनली अगर वो अपना हाथ जोर से घुमाता है और किसी को चोट लग जाती है या फिर कुछ सामान गिर जाता है, एंड सडनली हर किसी का अटेंशन उस व्यक्ति के ऊपर चला जाता है। अब वो बच्चा, एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो बच्चा क्या सीखेगा? मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे ये बिहेवियर करना है, मुझे हाथ जी। जोर से चलाना है या सामान फेंक देना है। अब आप उससे कैसे लेंगे? अब ये स्किल डेफिसिट है, उस बच्चे की गलती है, या फिर हमने उसे कम्युनिकेशन ठीक से बिल्ड नहीं की, उसकी उसकी कमी। जी, सो बिल्कुल। वो अ, तो वो एक समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि स्किल के इश्यूज हो। दूसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य का भी इशू हो सकता है। अब चूंकि उन्हें कुछ बताना है, कोई उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। आप हम ही लोग को एक देख लीजिए कि अगर हम एक दिन बीमार पड़ते हैं और हमें बिस्तर पे लेटना पड़ जाता, तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी हो जी, जाती है? हम भी बिल्कुल, चिड़चिड़े हो सही कह रहे जाते हैं हैं, सर। हम भी हमें जब जरूरत होती है, हमें प्यास लगती है और वहाँ पे पानी नहीं होता है, कोई आसपास नहीं होता है, हमें पानी पीने की भी जरूरत पड़ती है। कोई सडनली कोई आता है तो हम बोलते हैं, अरे एक गिलास या तो पानी हम नहीं दे गुस्सा कर सकते, रहे कहाँ होते चले हैं या जाते हो? फिर तो बिल्कुल हम हम भी अकेला चिड़चिड़ा महसूस जाते हैं। करते हैं। सो एक मानसिक स्वास्थ्य की भी इशू है और स्किल डेफिसिट की इशू है, और उसके लिए जरूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सेंस इंडिया हमारा एक प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ के ऊपर में, जो में कि हम बच्चे बच्चे और एडल्ट्स उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में हम लोग काम करते हैं। बट उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मानसिक स्वास्थ्य इश्यूज है या फिर स्किल डेफिसिट है या कम्युनिकेशन इश्यूज। जी, बिल्कुल। ये एक बेहद सेंसिटिव और संवेदनशील विषय है। हम बात कर रहे हैं डेफ ब्लाइंडनेस को लेकर और कैसे आप इसे समझ सकते हैं और समाज को सशक्त किया जा सकता है। ये हमारा 5 दिवसीय 5 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है इस विषय पर। जुड़ते हैं मिस संपदा से। और मैम, अर्ली आइडेंटिफिकेशंस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। कई बार चीज़ें पहले पता चल जाए, कुछ संकेतों को पहले समझ लिया जाए तो बेहतर किया जा सकता है। सो ऐसे में क्या अर्ली साइंस हैं, पेरेंट्स, केयर गिवर्स, टीचर्स जो हैं, इन्हें कैसे समझ सकते हैं? इस पर आप हमारे सभी दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल मैम। यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण साझा करना चाहूंगी। हम लोग एक गांव में काम कर रहे थे, जहाँ पे एक माँ ने बताया कि कई महीनों से उनको ये चिंता थी कि उनका जो बच्चा है वो नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देता था और चेहरों की ओर बहुत कम देखता था। तो परिवार के जो बाकी लोग थे वो सारे कहते थे कि ये बच्चा थोड़ा सा देर से सीख रहा है। जब एक 4 साल की आयु में उस बच्चे का आकलन किया गया तो उसमें दृष्टि और श्रवण दोनों में संबंधित कठिनाइयों की पहचान हुई। इसके बाद समय पर हस्तक्षेप शुरू हुआ और बच्चे का जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन था और उसकी जो सहभागिता थी उसमें उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। तो जो प्रारंभिक पहचान की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी जल्दी हम बच्चे की आवश्यकताओं को समझ लेते हैं उतनी जल्दी उचित हस्तक्षेप प्रारंभ किया जा सकता है। तो आप संकेतों के बारे में पूछ रही थी, तो कुछ जो शुरुआती संकेत है वो इस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चा आवाज पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं देता। तो जैसे हमने उनका नाम पुकारा पर बच्चा मुड़कर उस तरफ नहीं देखता, या हो सकता है बच्चा लोगों को या वस्तुओं को देखने के लिए बहुत पास चला जाता है या चलते समय वस्तुओं से टकराता है। हो सकता है कि आंखों का संपर्क या आई कांटेक्ट बहुत कम होता हो, या बच्चा चेहरे पहचानने में कठिनाई अनुभव करता है। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा देखकर इन्हें नहीं पहचानता पर आवाज सुनकर इस व्यक्ति को पहचान लेता है। यस मैम। यह हो सकता है कि बच्चा, जैसे उत्तम ने अभी बताया, कि बच्चा संप्रेषण के लिए बहुत सीमित संकेतों का उपयोग करता है। तो उसकी जो भी आवश्यकता है, चाहे उसको भूख लगी हो
प्यास लगी हो, उसको व्यक्त करने में बहुत कठिनाई महसूस करता है। उसी तरह से बच्चे का जो विकास है, कि जैसे बैठना, चलना, खेलना, दूसरों के साथ जुड़ना, ये सारा अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। हो सकता है बच्चा जब किसी नए वातावरण में चला जाए तो बहुत असुरक्षित महसूस करता है। हो सकता है दूसरे पे बहुत ज्यादा निर्भर है, ऐसा हमें दिखाई दे सकता है। एक और छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि हम लोग एक विद्यालय में गए थे, एक सामान्य विद्यालय में, और वहां एक शिक्षक ने हमें बताया कि उनकी कक्षा में एक बच्चा था जो अक्सर बाकी बच्चों से अलग बैठना चाहता था। जो भी निर्देश दिए जाते थे, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, उनका पालन नहीं कर पाता था। और कई बार उस बच्चे को ये बहुत जिद्दी है ऐसे समझा जाता था। लेकिन जब विस्तृत आकलन किया गया, तब पता चला कि उस बच्चे को दरअसल देखने और सुनने दोनों में कठिनाई थी। उसके बाद जब उसको उचित सहायता दी गई, तो वो बच्चा कक्षा की जितनी भी सारी गतिविधियां थी, उसमें वो बहुत सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। तो ये जो उदाहरण है, ये हमें बताता है कि कई बार हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई आवश्यकता जरूर छुपी हो सकती है। जी। और इसीलिए यदि ऐसे संकेत हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी को भी दिखाई दे, माता पिता को दिखाई दे, शिक्षकों को दिखाई दे, तो बहुत जरूरी है कि जो स्पेशलिस्ट है, जो विशेषज्ञ है, उनसे हमें परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि समय पे अगर सहायता बच्चे को मिले, तो उसके संपूर्ण विकास में इसकी एक बहुत सकारात्मक भूमिका होती है। जी मैम, एक हमारे साथ हमारी पंजीकृत महिला हैं जिनका कि प्रश्न हमें मिला है। ये जानना चाहती हैं शब्बो हरियाणा से, यदि एक बच्चे को वो इस समस्या से ग्रसित है, वो डेफ ब्लाइंड है, तो क्या चांसेस हैं कि जो उसके और भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उन्हें भी ऐसी कोई समस्या हो सकती है? क्या इससे बचा जा सकता है? क्या किया जा सकता है? बिल्कुल शब्बो जी, अच्छा सवाल है ये। और जैसा कि उत्तम ने कहा, बधिरांधता या डेफ ब्लाइंडनेस के कई सारे कारण हैं। उसमें से कई कारण ऐसे हैं जो अनुवंशिक या जेनेटिक भी है। तो हो सकता है कि अगर एक बच्चे को डेफ ब्लाइंडनेस है, तो परिवार में किसी और भी बच्चे को होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में, जिसे हम जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं या जेनेटिक परामर्श जिसको कहते हैं, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। उसी तरह से जो हम संकेतों की बात कर रहे थे, तो अगर हम सतर्क रहे और ये भी देखें कि जो उसके दूसरे भाई बहन है, क्या उनमें भी हमें इनमें से कोई संकेत नजर आ रहे हैं, तो उन भाई बहनों को भी हमारा जो हस्तक्षेप है उसमें शामिल किया जा सकता है। और डेफिनेटली जेनेटिक काउंसलिंग के आगे अगर एक और बच्चा होना है, तो कितनी संभावना है उस बच्चे में ये डिसेबिलिटी होने की, ये भी हमें पता चल पाता है। जी। और इसी के साथ हमारे एक और दर्शक हैं राहुल, जो कि वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। वे भी जानना चाहते थे अर्ली आइडेंटिफिकेशंस को लेकर, तो आई एम श्योर अब आपको भी यहाँ पर इस बात का उत्तर मिल गया होगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, तो इसके लिए आप विज़िट कीजिए ciet.ncert.gov.in पर, और आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही 5वें अंतिम दिन आपके लिए क्विज़ भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जहां आप 70% या इससे ज़्यादा मार्क्स गेन करके अपने लिए एक सर्टिफिकेट भी गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मिसकॉन्सेप्शंस की और मिथ्स और रियलिटी चेक को लेकर। मैम, अक्सर जब भी कोई बीमारी या कोई समस्या सुनने को मिलती है, तो उस एक बात के साथ बहुत सी अन्य बातें जुड़ जाती हैं जो कि सही नहीं होती हैं। तो एक रियलिटी चेक लेते हैं और मिसकॉन्सेप्शन पर बात करते हैं। क्या क्या मिथ जुड़े हैं इस बात से?
बिल्कुल। और अब हम यहाँ एक छोटी सी गतिविधि करेंगे। एक कथन या एक वाक्य मैं पढ़ूंगी और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कुछ क्षण आप इस वाक्य के बारे में सोचें, जो यहाँ स्लाइड पे लिखा गया है कि डेफ ब्लाइंड बच्चे सीख नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक गलत धारणा है, और वास्तव में ये एक गलत धारणा ही है, क्योंकि हर एक बच्चा सीख सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके सीखने का तरीका अलग हो। ये भी हो सकता है कि सीखने की गति अलग हो। ये हो सकता है कि उसे अधिक सहायता और समर्थन की आवश्यकता हो, लेकिन सीखना हमेशा हमेशा संभव है। तो सेंस इंटरनेशनल इंडिया में हमने ऐसे कई सारे बच्चों और वयस्कों को शिक्षा प्राप्त करते हुए देखा है, कौशल विकसित करते हुए देखा है, रोजगार करते हुए देखा है, और स्वतंत्र जीवन जीते हुए देखा है। और इसलिए हमें कभी भी किसी भी बच्चे की क्षमताओं को सीमित नहीं समझना चाहिए। जी दूसरा मिथ अगर हम देखें, जी। तो इस मिथ को हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि इट्स अ मिथ, चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस कैन नॉट लर्न। ये सीख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले मिथ को जानते हैं। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी कि ये वाला जो वाक्य है, इस कथन पर भी आप कुछ क्षण विचार करें। यदि कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि वो संवाद या संप्रेषण नहीं कर रहा? मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ बोलना ही संवाद या संप्रेषण नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है। एक बच्चा मुस्कुराकर, रोकर, किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर, किसी वस्तु की ओर इशारा करके, शरीर की गतिविधियों के माध्यम से भी संवाद या संप्रेषण कर सकता है। हमारा काम है इस बच्चे के संवाद को पहचानना, पहचानने के बाद उसे समझना और उसे आगे बढ़ाना। कि अगर कोई बच्चा किसी वस्तु की तरफ इंगित कर रहा है या इशारों से मांगने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको एक स्तर और आगे लेके जाए, और हो सके तो सांकेतिक भाषा या मौखिक भाषा का प्रयोग करके उसको एक स्तर हम हमेशा आगे बढ़ाएं। तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप सब इससे सहमत होंगे कि ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। जी, इसी के साथ हमारे कई दर्शकों ने अभिव्यक्ति दी है कि उन्हें जो है हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बात कहना सिखा सकते हैं और हम सीख भी सकते हैं। अगले मिथ और उससे जुड़ी जानकारी पर चलते हैं। बिल्कुल। ये वाला कथन कहता है कि सभी बच्चे पूरी तरह से न देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। उत्तम ने जो बात की उसमें काफी हद तक इस मिथ के बारे में आपको जरूर ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, पर मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप कुछ क्षण विचार करें। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा अलग होता है। वास्तव में अधिकांश बच्चों में कुछ न कुछ अवशिष्ट दृष्टि और श्रवण या रेसिड्यूअल विजन और हियरिंग क्षमता जरूर होती है, और यही अवशिष्ट या बची हुई दृष्टि और श्रवण हमारी जो शैक्षिक योजना है
हमारे संप्रेषण या कम्युनिकेशन की पद्धतियां है, और जो हमारा हस्तक्षेप या इंटरवेंशन है, उसका एक आधार बनती है। और इसीलिए हमें हमेशा ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसके बजाय क्या कर सकता है, ये समझने की हमें हमेशा कोशिश करनी है। और आशा है कि ये भी मिथ अब हम क्रॉस कर सकते हैं। जी जी हाँ, अब इस कई बातों को हमने समझ लिया है कि ये वाकई ही भ्रांतियाँ थीं और इन्हें जो है समाज को सीखने की आवश्यकता है, इन पर जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है कि ये गलत है। और हमारे साथ जितने भी डेफ ब्लाइंड व्यक्ति हमारे आसपास हैं, ये बात को समझ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और साथ ही ये विकास की तरफ आगे भी बढ़ सकते हैं। एक प्रश्न आया है हमारे पास, मैम ये जानना चाहते हैं विजित घोष की हम आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज भारतीय सांकेतिक भाषा को कैसे सीख सकते हैं? क्या बहुत बेसिक साइंस के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल विचित जी, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। और सेंस इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा हमारे जो वेब एजुकेशन क्लासेस चलते हैं, तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो सांकेतिक भाषा के क्लासेस चलते हैं, उसमें आप जरूर एनरोल कर सकते हैं और आप साइन लैंग्वेज जरूर सीख सकते हैं, जिनके द्वारा आप जिन व्यक्तियों को डेफ ब्लाइंडनेस है, उनके साथ साथ एक संप्रेषण की शुरुआत करने का एक माध्यम आपके पास उपलब्ध होगा। जी मैम, हम सुनते हैं दो टर्म्स के बारे में, एक है फंक्शनल विजन और फंक्शनल हेयरिंग। ये क्या है और कैसे ये इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट करने के लिए एक डेफ ब्लाइंड पर्सन को? सबसे पहले तो फंक्शनल विजन या कार्यात्मक दृष्टि, इसका ये अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, उसके पास जो उपलब्ध दृष्टि है, उसका अपनी दैनिक जीवन या रोज की जिंदगी में किस प्रकार उपयोग करता है। इसी प्रकार जो कार्यात्मक श्रवण या फंक्शनल हियरिंग है, उससे हमारा मतलब है कि व्यक्ति अपनी उपलब्ध श्रवण क्षमता का वास्तविक परिस्थितियों में कितना और किस प्रकार उपयोग कर पाता है। अब उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की, हम ये मान के चलते हैं, जो चिकित्सीय जांच है, जो क्लिनिकल उसका असेसमेंट या डायग्नोसिस है, ये बता सकती है कि उसे कितनी दृष्टि या श्रवण क्षमता है। लेकिन कार्यात्मक आकलन ये समझने में सहायता करता है कि वो व्यक्ति वास्तव में अपना जो परिवेश है, उसमें कैसे देखता, सुनता, सीखता और संवेद करता है। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पे हमारी जो शैक्षिक पद्धतियां है या संप्रेषण के माध्यम है, या जो भी पर्यावरण में अनुकूलन हम करते हैं, जो सहायक उपकरण हम निर्धारित करते हैं, वो सभी इसी आधार पे किए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक और उदाहरण बताना चाहूंगी। एक बच्ची थी जिसकी चिकित्सीय जो रिपोर्ट थी, उसमें लिखा गया था कि उसे बहुत कम दृष्टि है। लेकिन जब उसका कार्यात्मक दृष्टि आकलन किया गया, जो फंक्शनल विजन असेसमेंट किया गया, तो उसमें पता चला कि जो चमकीली रंग की चीजें हैं या जो उच्च कंट्रास्ट वाली सामग्री है, उसको वो बहुत बेहतर तरीके से पहचान पाती है। तो इसके बाद शिक्षकों ने जो उनके सिखाने की पद्धति थी, उसमें बड़े अक्षरों का उपयोग करना शुरू किया। चमकीले रंगों की जो चीजें थी, उनका उपयोग करना शुरू किया। उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करना शुरू किया। ये सारी पद्धतियों के बाद
उसकी जो सहभागिता थी या उसका जो पार्टिसिपेशन था या उसकी जो सीखने की प्रक्रिया थी, उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ। और इसीलिए केवल एक क्लिनिकल असेसमेंट या जो उनका चिकित्सीय रिपोर्ट होता है उतना ही पर्याप्त नहीं होता। ये समझना बहुत आवश्यक है कि बच्चा अपनी जो उपलब्ध दृष्टि और श्रवण क्षमता है उसका वास्तविक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करता है। जी मैम, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति डेफ ब्लाइंडनेस से जूझ रहा है तो ऐसे में उसको और कौन कौन सी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, सच एज कम्युनिकेशन, लर्निंग, मोबिलिटी एंड सोशल इमोशनल ग्रोथ, ये कैसे इम्पेक्ट होती हैं और क्या किया जा सकता है इन्हें बेहतर करने के लिए? जैसे उत्तम ने शुरू के स्लाइड्स में बताया कि बधिरांधता का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में ज्यादातर जानकारी देखने और सुनने के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन दोनों इंद्रियों में होने वाली कठिनाई बच्चे का जो समग्र विकास है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको प्रभावित कर सकती है। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो बधिरांधता से प्रभावित जो बच्चे हैं उनकी जो जरूरतें हैं या उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनको दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यक्त करने में तथा दूसरों के समझने में, दोनों चीजों में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। और इसीलिए हम लोग काफी बार कहते हैं कि ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे विकल्प हम संप्रेषण में खोजने का और उनका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे स्पर्श आधारित संप्रेषण की हम बात करते हैं या वस्तुओं का उपयोग करके संप्रेषण करने की कोशिश करते हैं। स्पर्श के माध्यम से सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम करते हैं और ऐसे कई सारे अलग अलग तरीकों का हम उपयोग करते हैं जिनके बारे में कल हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कल का पूरा सेशन कम्युनिकेशन पे है। यस मैम। तो उसी तरह से बच्चे को अपने वातावरण का अनुभव करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग अवसर है उनका मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से एक जो हम अनुकूलित शिक्षण सामग्री या एडाप्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, इनके द्वारा उनको वास्तविक अनुभव देना बेहद जरूरी हो जाता है। उसी तरह से जब हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बात करते हैं, वो एरिया भी उतनी ही प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पे, जैसा हमने पहले संकेतों में बात की कि बच्चा जब किसी नए वातावरण में जाता है तो काफी असुरक्षित महसूस कर सकता है। हो सकता है उसे दिशा पहचानने में कठिनाई हो सकती है या जो परिचित व्यक्ति है उनके सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है। तो सामाजिक या भावनात्मक विकास की अगर हम बात करें, इस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एक केंद्र में एक बच्चा था जो शुरुआत में काफी समय अकेला बैठा रहता था और जितनी गतिविधियां उस सेंटर पे होती थी उसमें वो भाग नहीं लेता था। तो कई लोगों को लगता था कि उसको दूसरों से इंटरैक्ट करने में कोई भी रुचि नहीं है। लेकिन जब शिक्षकों ने उनके सिखाने की पद्धति में बदलाव किया, जब उन्होंने स्पर्श आधारित संप्रेषण का उपयोग करना शुरू किया,
उसकी एक नियमित दिनचर्या हो गई, जिसको हम रूटीन या टाइम टेबल कहते हैं। उसके साथ साथ उसके जो आसपास के बच्चे थे, उनके साथ संप्रेषण करने के लिए कई सारे अवसर उसे प्रदान किए गए। तो धीरे धीरे उसने खुद से स्वयं पहल करना शुरू किया। उसके जी। काफी सारे दोस्त बन गए, हुँ। और जितनी गतिविधियां थी उसमें वो उत्साहपूर्वक भाग लेने लगा। और मेरे ख्याल से ये उदाहरण हमें बताता है कि सही सहयोग, उपयुक्त संचार या संप्रेषण, और समावेशी वातावरण या एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट के माध्यम से बधिरांधता से प्रभावित व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच संपदा मैम। अब डॉक्टर उत्तम एक बार फिर आपके पास आते हैं और यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने अनुभव से बताएं कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ जो आप जिन्हें बड़ा मानते हैं, कुछ बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि एक डेफ ब्लाइंड पर्सन तो उनसे जूझ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके फैमिली और सिबलिंग्स, क्योंकि एक बार अभी तो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं उस बच्चे को, उसके बाद सिबलिंग्स जो हैं उस पर्सन के साथ डील करेंगे, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इनकी डे टू डे लाइफ में? डॉक्टर उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम जब विकलांगता के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम फैमिलीज और सिबलिंग्स के बारे में हम बहुत कुछ बात नहीं कर पाते। अ, अगर हम बधिरांध व्यक्ति और विकलांग बच्चे के पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो जैसा हमने बोला कि एक लो इंसिडेंस डिसेबिलिटी है। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि एक गांव में एक डेफ ब्लाइंड बच्चा हो और अगले 4-5 किलोमीटर के रेडियस में कोई इस तरह का बच्चा और नहीं हो। तो फैमिली को कई बार सबसे पहले तो ये लगता है कि मैं अकेले, और कोई ऐसी फैमिली ही नहीं है जिनके बच्चे को देखने और सुनने की दोनों समस्याएं। तो फैमिली का सबसे बड़ा एक जो उनको आप बोले कि एक जो स्ट्रेस आता है और बहुत ही जो उन्हें सदमा लगता है, वो एक अकेलेपन का लगता है कि बच्चा तो आइसोलेटेड है, और उसको कम्युनिकेशन के कारण जो चैलेंजेस फेस हो रही हैं वो वही नहीं है, बट एज ए फैमिली वो किससे बात करे, वो किसके पास जाए। दूसरी बात ये आती है कि जब वो पास के मेडिकल प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करते हैं, या लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी के ऊपर में काम कर रहे होते हैं, जब उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में होती नहीं। तो एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, एक प्रोफेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए फैमिलीज को। वो एक सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाती है टाइम, और कई बार होता है कि मिसगाइड भी हो जाते हैं, या फिर किसी अलग तरीके की हमें पता है कुछ झाड़ फूक वाले बाबा के पास कुछ फंस जाते हैं, कहीं कुछ चूरन खिलाने में लग जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जाता है। सो फैमिलीज के लिए वो काफ़ी इश्यूज होते हैं कि जो सही गाइडेंस, सही परामर्श जो मिलना चाहिए एक समय रहते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाता है। लोकल एनजीओज हैं, उनके पास अगर अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज अगर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को जो एक शीघ्र हस्तक्षेप की सर्विसेज जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। फिर कम्युनिकेशन सिखाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि जैसा हमने संपदा ने भी बताया कि जो टेक्टाइल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इतना भी आसान नहीं है। वो समझने के लिए और उसे यूज करने के लिए उसको काफ़ी बेसिक से उसको डेवलप करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस से शुरू होकर के, ऑब्जेक्ट की पहचान से शुरुआत से लेकर के उसको फिर एब्स्ट्रैक्ट रूप में लेकर के जाना, वो एक बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। तो और फैमिलीज को वो ट्रेनिंग होती नहीं है, वो सपोर्ट उन्हें मिलता नहीं। और कई बार फैमिली को भी ये भी पता नहीं होता कि उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है। बच्चा रो रहा है, अब रो रहा है तो उसे भूख लगी है कि उसका डायपर गीला हो गया है, या उसे उसके पेट में दर्द है, या कुछ और तकलीफ है। उस चीज़ को वो कैसे जाने, कैसे उसकी पहचान करे। जी, बिल्कुल। सर बच्चे को भूख लगी है, कई वो बार डॉक्टर उत्तम। कैसे उन्हें पता चला कि ये भूख के कारण है कि क्या है। तो जो कम्युनिकेशन होती है, जो इनिशियल कम्युनिकेशन होती है, वो एक
शुरुआती चैलेंज होती है। जी। डॉक्टर उत्तम, क्या एक जो हम अपनी इमोशनल बात को सॉरी या जी, गो। क्या हम अपनी बात को किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से सेट कर सकते हैं? क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम सा बचा है और कई बार व्यक्तिगत अनुभवों से बात को ज़्यादा स्पष्ट समझा जा सकता है और फिर हम अंत में बस संदेश लेते हैं इस सत्र के। जी, सो जस्ट एक बात ऐड करना चाहूँगा हुँ, एक बात से कि जो एक इनिशियल बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चे का, जो विज़न और जो देख कर के सोशल स्माइल देख कर के और लोरी सुन कर के एक जो बनता है शुरुआत में ना, वो एक इनिशियल कनेक्शन कई बार पेरेंट्स और मदर और चाइल्ड के बीच में मिस हो जाता है। तो उस फैमिलीज़ के अपने एक काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि एक अलग ही विषय है, इसके बारे में डिटेल में बात होनी चाहिए। जी। मैं शेयर करना चाहूँगा हमारी जो कलीग है श्रुति लता, उसके बारे में। हुँ, कल आप सबको मौका मिलेगा जब वो सेशन कम्युनिकेशन के बारे में है, तो वो कल उसके बारे में वो आ रही है बात करने के लिए। हुँ, बट जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव कि उसकी लाइफ अगर हम देखें तो शी हैज़ एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस। वो जन्मजात बधिरान नहीं थी। उसने ऑलमोस्ट 7th 8th स्टैंडर्ड तक अपनी सारी जो एजुकेशन है वो उन्होंने उसने मेन स्ट्रीम स्कूल में की, जो कि वो जब वो देख सकती थी, सुन सकती थी। हुँ, उसके बाद से उसे धीरे धीरे समस्या आई, पहले सुनने को लेकर। अ, सुनने की जब समस्या आई तो उस केस में अ, उसने धीरे धीरे अडेप्ट किया, फिर वो उसने साइन लैंग्वेज सीखा। बट देन उसके स्पीच जो है वो इंटैक्ट रहा। वो सुनने की समस्या के साथ में उसके के कारण भी होते हुए भी वो उसकी बातचीत करने की जो स्किल है वो रही उसके साथ। हुँ, और बट देन एक जो होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है उसका, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, शी हैड टू गो थ्रू दैट। आफ्टर सम ईयर जब वो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो मेरे सुनने में कुछ समस्या है, बट देन शी ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग विजन रिलेटेड इश्यूज। और तब वो चैलेंजेज हैं उसके बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद और हायर एजुकेशन में, वो जाकर के वहाँ पे शुरुआत हुई उसकी। हुँ, धीरे धीरे अभी पिछले अभी हमारे साथ में बिल्कुल। काम कर रही है पिछले करीब और छः वर्षों से। दर्शकों, यहाँ आपने इन 6 वर्षों यहाँ आपने सभी इन दर्शकों छः को बता दें कि कल हम इसी विषय पर बात करेंगे श्रुति बात लता करेंगे। मैम से, और कम्युनिकेशन अप्रोचेस एंड टेक्टाइल इंटरेक्शन इन डेफ ब्लाइंडनेस हमारा कल का विषय है। और आज क्विक हम चलते हैं संपदा मैम के पास। और मैम, आज के इस सत्र को समापन के लिए हम चाहेंगे कि आप कुछ संदेशों, कुछ सकारात्मक बातों के साथ अंत करें। संपदा मैम। जी। मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि एक बधिरांधता से ग्रस्त व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, जबकि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यदि सही समर्थन, उपयुक्त संप्रेषण या संचार, एक सुलभ वातावरण, एक्सेसिबल एनवायरनमेंट और अवसर माने अपॉर्चुनिटीज, ये अगर उपलब्ध कराए जाए तो सारे बच्चे जरूर सीख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, एक संबंध बना सकते हैं और समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। एक बार एक माता पिता ने हमसे कहा था कि पहले हमें लगता था कि हमारा बच्चा कभी भी संप्रेषण नहीं कर पाएगा, लेकिन जब हमने उसके साथ उसके पसंद के अनुसार संप्रेषण करना शुरू किया तो हमें भी ये एहसास हुआ कि समस्या बच्चे में नहीं थी, बल्कि हमें उसकी भाषा सीखनी थी, ये समस्या थी। और मेरे हिसाब से ये समावेशन का सार है जी। कि व्यक्ति को बदलने की अपेक्षा करने के बजाय हमें अपने दृष्टिकोण, अपने वातावरण और अपनी प्रणालियों को अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाना होगा। जी। एंड उत्तम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहो। नहीं संपदा, आई थिंक काफ़ी कुछ बात हमने की है। और चूंकि ये एक सेशन है जिसमें कि हम बेसिक डेफ ब्लाइंडनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने दिया है। और आई थिंक जब वो आगे की जो सेशन आएंगे उसमें हम अलग अलग विषय पे विस्तार से बात करेंगे।
things will get जी, much more clear. बिल्कुल। हमारे सभी दर्शक इस विषय को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा समाज जागरूक होना चाहता है और डेफ ब्लाइंडनेस के प्रति वे सकारात्मक भाव भी रखता है। सत्र के अंत के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट का, और मैं अपने आप को भी यहाँ पर भाग्यशील मानती हूँ कि मैं इस सत्र से, इस विषय से जुड़ पाई। डॉक्टर उत्तम कुमार, CEO सेंस इंटरनेशनल इंडिया से हमारे साथ जुड़े। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद मिस संपदा शेवदे, मैम डायरेक्टर हैं एजुकेशन एंड रिसर्च सेंस इंटरनेशनल इंडिया से। मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का भी। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे 5 दिवसीय 5 घंटे की ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला में एक्सप्लोरिंग डेफ ब्लाइंडनेस एम्पावरिंग सोसाइटीज़, बधिर अंधता का अन्वेषण और समाज का सशक्तिकरण। ये हमारा आज का विषय था, जहां हमने इस विषय के इंट्रोडक्शन को जाना है और फाउंडेशन, बिल्डिंग फाउंडेशन हमारा आज का विषय रहा। कल हम इससे जुड़ी बातें करेंगे और कम्युनिकेशन अप्रोचेस को जानेंगे, टेक्टाइल इंटरेक्शन इन डेफ ब्लाइंडनेस विषय को और बेहतर तरीके से जानेंगे। और जैसे हमने बताया, हमारे साथ हमारी अचीवर जुड़ेंगी मिस श्रुति लता भी। इस सत्र को साइन लैंग्वेज में हमारे साथ बताने के लिए जुड़े मिस्टर देव और मिस अनुष्का, जिनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सत्र को यही समाप्त करते हैं। आप अन्य लाइव इंटरैक्टिव सत्रों के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें और ये इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। सत्र को अंत करना चाहूँगी और यहाँ मैं सृजन राजपूत आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।